अगर सरकार भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लेती है तो इससे विशेषकर जो भोजपुरी प्रदेश के छात्र हैं, भोजपुरी प्रदेश के लोग हैं, उनको क्या लाभ होगा? थोड़ा इस पर आप प्रकाश दें। भोजपुरी का क्या नहीं है, छोटी छोटी भाषाएं, बोडो भाषा आ गई, यहाँ संथाली भाषा आ गई, मैथिली भाषा आ गई, सब आ गई, मणिपुरी भाषा आ गई, लेकिन इससे व्यापक भाषा है भोजपुरी, जिसका विदेश तक ख्याति है, लेकिन इसको 8वीं अनुसूची में शामिल अभी तक नहीं की गई। 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं होने से हो क्या रहा है कि जैसे नेट यूजीसी की परीक्षा है तो उसमें भोजपुरी भाषा साहित्य रखने में कठिनाई हो रही है। सिविल सर्विस की परीक्षा है, उसमें जो भाषा साहित्य का जो पेपर है उसमें भोजपुरी नहीं आ पा रही है। जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जैसे बीपीएससी का, इसमें भी भोजपुरी भाषा और साहित्य, और बड़ी बात की साहित्य अकादमी जो पुरस्कार देती है 8वीं अनुसूची में न होने से भोजपुरी के साहित्यकारों को नहीं मिल पा रहा है। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल होने से ये फ़ायदा यही होगा, और इसको न आने से भोजपुरी के साहित्यकारों का नुकसान हो रहा है। भोजपुरी का व्याकरण ऑथेंटिक हमने लिखा है, और इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में पहली बार भोजपुरी का फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है और एक सर्टिफिकेट कोर्स, 2 कोर्स तैयार हुआ, और दोनों के जो पाठ्यक्रम समिति थी उसमें मैं ही था। छपरा यूनिवर्सिटी में भोजपुरी से पीजी होती है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में भोजपुरी से पीजी होती है, और मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में भोजपुरी से यूजी होती है। अब ये देखिए, ये तमाम यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम मेरा ही बनाया हुआ है, छपरा यूनिवर्सिटी का भी, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का भी। तो उसमें हम लोग बहुत काम किए कि भाई भोजपुरी भाषा में कोई शब्दों को कैसे लिख दे रहा है, कोई कैसे लिख दे रहा है, कोई तीनों स का प्रयोग भोजपुरी में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या दंत स से हम लोग काम चलाएं। इस तरह से बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें भोजपुरी में लेखन में ये समस्या सब आई, सबका निदान हमने किया इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में। इसके लिए अलग से किताब लिखा, भोजपुरी भाषा का मानकीकरण, कि भोजपुरी में हम सब लिखते हैं उसको कैसे लिखा जाना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। तो अभी तो भोजपुरी में बहुत सक्रियता है, चारों तरफ काम चल रहा है। अभी तो मॉरिशस में एक कार्यक्रम हुआ था, भोजपुरी के साहित्यकार लोग गए थे, लेकिन इसका मनोबल कम इसलिए हुआ है कि इसको 8वीं अनुसूची में जगह नहीं मिल पा रही है। सरकार से मेरी गुजारिश है कि इसे भोजपुरी की 8वीं अनुसूची में शामिल की जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्र के द्वारा भी उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को लेकर के कुछ कहीं दो राय हो या सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इस तरह की आवाज़ उठ रही है? देखिए, 8वीं अनुसूची में राजनीतिक मामला तो रहता ही है, तो जब संविधान बना उसी समय से है। हाँ, सिंधी को शामिल किया जाए, उर्दू को शामिल किया जाए, अंग्रेजी को रखा गया, हैं, बहुत सारी भाषाओं को उसमें रखा गया। और ये जो नॉर्थ ईस्ट में जा कर के रखा गया, उसमें द्रविड़ परिवार की कितनी भाषाओं को रखा गया, हाँ, चीनी तिब्बती परिवार की कितनी भाषाओं को रखा गया, आर्य भाषा परिवार की कितनी भाषाएं हैं, द्रविड़ भाषा परिवार की कितनी भाषाएं हैं। तो द्रविड़ भाषा परिवार की 4 भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, 4 भाषाएं द्रविड़ की हैं। और यहाँ देखिएगा तो संथाली है, उधर देखिएगा तो बोडो है चीनी तिब्बती परिवार में। तो ये सब चीज़ें माने रखती है, पॉलिटिक्स तय करती है कि कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में रहे या न रहे। इसमें कोई मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। हिंदुस्तान में कुछ ख़ास बात है। हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा था, मेरी शायर कहता है, मेरी अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरे अरब प्रॉफिट हमारे अरब के, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। हम लोग बहुत गौरव महसूस करते हैं कि हम भारत के। कुछ लोगों ने
हज के लिए जाते हैं, उम्रा के लिए सोचते हैं काश हम वहीं। हम लोग का भी एक है, लेकिन वतन से वतनियत एक रहती है कि साहब ये कम नहीं है। बात समझ रहे हैं? सासाराम भारत के नक्शे पर, राजनीतिक नक्शे पर बहुत विशिष्ट स्थान रखता है, बाबू जगजीवन नाम से लेकर के आज के मनोज छेदी पासवान और मनोज कुमार साहब तक। इस लंबे सफ़र में सासाराम ने भारत की राजनीति का जो कल्चर है उसको भी डेवलप करने में अपनी भूमिका निभाई है। सौभाग्य की बात है कि जो प्रथम राष्ट्रपति बने हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बिहार से थे, और हमारे जो पहले सांसद थे बाबू जगजीवन राम, उस वक्त 2 माननीय सदस्य चुने जाते थे। तो उन लोगों ने एक नए कल्चर को विकसित किया, भारत का ईमानदाराना कल्चर और विचारवान कल्चर, उसको डेवलप किया उन्होंने। और क्षेत्र का चूँकि एक राजनीतिक पृष्ठभूमि इसकी बहुत मशहूर है कि शेख शाह सूरी मध्यकालीन भारत के सम्राट थे, हीरो ऑफ मेडिवल इंडिया थे, इसलिए भारत के राजनीतिक नक्शे पर सासाराम पर